दिल्ली सल्तनत के तख्त पर अब रजिया बेगम की हुकूमत चल रही थी। फौलाद की बनी वो औरत अपने खिलाफ आई हर मुश्किल से टकराकर इतिहास लिख चुकी थी। वो खुद एक योद्धा भी थी, इसीलिए उसका लिबास भी योद्धाओं जैसा था। सोने चांदी और हीरे जवाहरात की बजाय रजिया को हथियारों से मोहब्बत थी। हाथों में तलवार लेकर जब वो अपनी सेना के बीच से गुजरती तो देखने वालों के जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ जाती थी। उसकी चमक और उसका रौब देखकर सारे तुर्क अमीर भी जल जाते थे। दिल्ली की जनता के दबाव में उन्होंने रजिया को अपनी मलिका तो मान लिया था, लेकिन उनके दिलों में अब भी उसके लिए कपट भरा हुआ था। चालीसी अमीरों को तो इंतजार था उस एक मौके का जब वो आसमान की तरफ उड़ती रजिया के पैरों को ही काट दें। सत्ता संभालते ही रजिया के सामने मुसीबतों का पहाड़ आ खड़ा था। उसकी सल्तनत में हर तरफ बदइंतजामी हावी हो चुकी थी। सरहदों के अंदर भी लोगों में कानून का डर नहीं था और न हुकूमत से कोई खौफ था। उसके वजीर उसे कभी भी धोखा दे सकते थे और चालीसिये तो खैर उसको हर दम नीचे गिराने की फिराक में ही रहते थे। सुल्तान रुकनुद्दीन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले उसके वजीर जुनैदी के हौसले भी उड़ान पर थे। वो रजिया को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता था। जुनैदी की जरूरत को बढ़ाने के लिए कुछ अमीर बराबर उसके साथ लगे हुए थे। आखिरकार उसके मंसूबों को हवा देते हुए मुल्तान, लाहौर, हांसी और बदायूं के सूबेदार अपनी अपनी फौज लेकर दिल्ली पर चढ़ आए। हालात एक बार फिर रजिया के खिलाफ थे। दिल्ली के दरवाजे पर खड़ी सेनाओं के मुकाबले में उसकी सेना बहुत कम थी। रजिया ने अवध के सूबेदार और अपने भरोसेमंद नुसरतुद्दीन तयारसी को बुलाया। नुसरतुद्दीन अपनी फौज के साथ बड़ी तेज रफ्तार से दिल्ली की तरफ लपका, लेकिन इस बात की खबर अमीरों तक पहले पहुंच गई। नतीजा उसने गंगा भी पार नहीं की थी कि उस पर तुर्क अमीरों ने हमला कर दिया। रजिया की मदद के लिए निकले नुसरतुद्दीन को उन लोगों ने घेर कर मार डाला था। अब कोई ऐसा न था जिसे रजिया मदद के लिए बुलाती। तादाद में बहुत कम रही अपनी सेना के साथ वो खुद ही राजधानी से बाहर निकल आई। उसने बागी अमीरों के ठीक सामने यमुना के किनारे पर अपना खेमा जमा लिया। वो खुद वहां से उन्हें देखती रहती और अपनी आगे की योजना पर सोचती रहती। रजिया को अमीरों की ताकतवर फौज के बारे में अच्छी तरह मालूम था और अपनी सेना के हालात भी वो जानती थी। लेकिन इल्तुतमिश की उस बेटी ने अपने बाप से सिर्फ जंग लड़ना ही नहीं सीखा था, बल्कि सियासत करनी भी सीखी थी। ऐसे नाजुक मौके पर उसने अक्ल से काम लिया और एकदम नई चाल चल दी। रजिया को ये मालूम था कि उसके खिलाफ खड़े हुए मर्दों की दिलचस्पी सिर्फ दिल्ली के तख्त पर नहीं थी, बल्कि वो उसे भी अपना बनाना चाहते थे। रजिया ने तलवार परे रख अब अपनी अदाओं के तीर चलाए। बदायूं के सूबेदार इजुद्दीन जानी के पास उसने चुपचाप से ये पैगाम भिजवा दिया कि दुश्मनों से घिरी रजिया को अब उसकी मजबूत बाहों का सहारा ही बचा सकता है। वहीं मुल्तान का सूबेदार अय्याज, जो कि पहले से ही रजिया के हुस्न का दीवाना था और उसकी नजदीकी चाहता था, उस तक ये खबर पहुंचवाई गई कि रजिया उससे जंग के मैदान में नहीं बल्कि शाही महल में मिलने के लिए बेचैन है। ये दोनों ही सूबेदार रजिया की झांसे में आ गए और उन्होंने फौरन ही ये जवाबी पैगाम लिखवा भिजवाए कि उन्हें रजिया की दोस्ती कबूल है। इतना ही नहीं, उन्होंने उससे मिलने के लिए वक्त भी मांग लिया।
जैसे ही रजिया के हाथ ये खत लगे, उसने बिना देर किए बागी अमीरों के बीच इन्हें बढ़ा चढ़ा कर फैला दिया। जैसे ही बागियों को ये पता चला कि बदायूं और मुल्तान के सूबेदार तो रजिया के शैदाई हो चुके हैं, उनके अंदर डर भर गया। वो कम से कम अब तो उन पर भरोसा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द वहां से निकल लेने में ही भलाई समझी। वजीर आजम जुनैदी लाहौर का सूबेदार अलाउद्दीन जानी और हांसी का सूबेदार शैफुद्दीन कूजी, जो कि रजिया को तख्त से उखाड़ फेंकने आए थे, अब अपने झल्लाए हुए दिमाग के साथ दिल्ली छोड़कर भागे जा रहे थे। जैसे ही रजिया को मालूम चला कि ये तीनों अपने अपने घोड़े लेकर हवा हो रहे हैं, तो उसने भी अपने हमलावर घुड़सवार उनके पीछे दौड़ा दिए। अलाउद्दीन जानी और शैफुद्दीन कूजी को रास्ते में ही कत्ल कर दिया गया, जबकि जुनैदी जान बचाकर किसी तरह भागने में कामयाब रहा। कहते हैं कि जुनैदी पहाड़ों में भटकता हुआ भूख प्यास से बेहाल होकर तड़पता हुआ मर गया। अपने दुश्मनों की कमर तोड़कर उन्हें जड़ से उखाड़ने के बाद रजिया की मकबूलियत और भी बढ़ गई थी। दिल्ली के तख्त पर वो और भी ताकत के साथ बैठने लगी। इसके बाद उसने अपना सारा ध्यान अपनी सल्तनत को मजबूती देने में लगाया। कमजोर हो चली तख्त की ताकत को रजिया ने दोबारा से खड़ा किया। दिल्ली से बहुत दूर तक, पूरब में बंगाल से पश्चिम में सिंध तक, वो सबको अपने भरोसे में लेने में कामयाब रही। उसकी कोशिश थी कि जहां तक उसकी सत्ता है वहां तक शांति बनी रहे और शासन व्यवस्था भी सहज ढंग से चलती रहे। उसने हर एक सूबे में अपने बेहद खास और भरोसेमंद लोगों को सरदार और सूबेदार बनवाया। रजिया ने अपनी प्रतिभा, अक्लमंदी, ताकत और सियासत की समझ से बड़ी जल्दी लोगों को अपना कायल बना लिया। कहते हैं कि कुछ ही समय में ब्रह्मपुत्र से लेकर देवल तक अमन चैन कायम हो गया था। एक खूबसूरत औरत, पर उससे बढ़कर एक ताकतवर मलिका, रजिया की शख्सियत का ये मेल कमाल का था। उसके दौर का हर मशहूर मर्द उसे पाने की हसरत पाले हुए था, लेकिन रजिया जानती थी कि वो सब उसके आत्मसम्मान को तोड़ना चाहते हैं। उनसे मोहब्बत की उम्मीद रखना बेमानी था। मुल्तान के सूबेदार अय्याज को रजिया ने जिस चालाकी से बेवकूफ बनाया था, उससे अय्याज का घमंड चूर चूर हो गया। वो बस रजिया से बदला लेने के इंतजार में था। उधर जब याकूत नाम के एक हबशी से रजिया की दोस्ती बढ़ने लगी, तो ये सुनकर अय्याज के सीने पर सांप लौटने लगे थे। वहीं रजिया के बाकी अमीरों को भी एक हबशी का सुल्तान के करीब आना रास नहीं आ रहा था। क्या रजिया और याकूत का रिश्ता वाकई में प्यार था, या फिर उसे बदनाम करने के लिए सिर्फ ऐसी अफवाहें उड़ाई गई थी? वो जो भी था, उसने रजिया को फिर मुश्किलों में ला खड़ा किया था।